हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू जो इकोनॉमी से संबंधित है और बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है। और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में। और क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम लोगों को काफ़ी ही उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको विस्तृत रूप से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं आने वाले एग्ज़ाम में तो उसी से बनते हैं। अगर वो हमारा क्लियर रहेगा तो हमारे आने वाला एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहले हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जैसे कि भुगतान बैंक है, आजकल हम लोग हर जगह सुन रहे हैं, तो ये पिछले बार तो क्वेश्चन आया था, तो आगे भी आने की संभावना इस पे है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे इसमें जो क्वेश्चन किया है कि भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखना है कौन सा सही है। तो इसमें है कि जिस मोबाइल टेलीफोन कंपनियों को और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वह भुगतान बैंक के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। दूसरा है, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। तीसरा है, भुगतान बैंक लोन देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा सही है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसमें बी सही है। तो बी सही है, अर्थात 1 और 3 सही है। तो जिसमें 1, 3 है कि जिस मोबाइल टेलीफोन कंपनियों को और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वह भुगतान बैंक के प्रवर्तक होने के योग्य है। और तीसरा क्या है कि भुगतान बैंक लोन देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा 1 और 3 सही है, क्योंकि इसमें है दूसरा दिया है कि भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं, लेकिन इसमें से जो है ये सिर्फ डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं। डेबिट कार्ड रहता है एटीएम वगैरह, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। इसको हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें है कि 2014-15 में एक अलग किस्म के बैंक की बात की गई, जो क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध होंगे और स्थानीय लोगों के निजी हितों को ध्यान रखते हुए बैंकिंग का कार्य करेंगे। यह बैंक स्थानीय स्तर पर किसानों और व्यवसायों के छोटे कर्ज वितरित करने के अतिरिक्त उन लोगों के लिए बेहद सहायक होंगे जो प्रवासी हैं, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, खाता खोलने के लिए ज़रूरी कागजात नहीं है। तो पेमेंट बैंक बनाने की घोषणा ये जुलाई में की गई है। तो और ये क्या है, ये हम लोग 1 और 3 इसके कार्य हम लोग देख लिए, मतलब इस भुगतान बैंक के बारे में जान गए। ठीक, तो ये आगे देख रहे हैं कि कोर बैंकिंग समाधान, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन इस पद पर सही वर्णन करता है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया है कि यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खाते का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्हें अपने खाता कहीं भी खोल रखा हो। ये पहला है। दूसरा है, यह व्यावसायिक बैंक पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास करता है। तीसरा, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्तियां वाले बैंक का अधिग्रहण कर दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है। अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा सही है। इसमें सही है 1 अर्थात ओनली 1। यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खाते का संचालन किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्हें अपना खाता कहीं भी खोला। तो ये जैसे कि इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि कोर बैंकिंग समाधान बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई बैंकिंग सेवा है जो इंटरनेट पर आधारित है। इसके माध्यम से खाता धारक अपने बैंक खाते से संबंधित लेन देन देश भर में किसी भी शाखा या कंप्यूटर लैपटॉप की मदद से संपन्न कर सकते हैं। कोर बैंकिंग समाधान प्रणाली में ग्राहक उपयोग सेवा जैसे इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नकदी प्रबंधन से संबंधित राजकोष परिचालन से के लिए सॉफ्टवेयर प्रणाली, समन्वित जोखिम प्रबंधन अर्थात इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट और आर्थिक देय प्रबंधन
एसेट लायबिलिटी मैनेजर इत्यादि। जैसे कि इसके जो है इस विभिन्न इस तरह के प्रणाली सिस्टम का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत इन विभिन्न प्रणालियों का सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देख लिए इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं कि आरबीआई द्वारा घोषित कोषों के सीमांत लागत पर आधारित दर यानी MCLTR के उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें है कि यह दिशा निर्देश सुधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है। यह दिशा निर्देश बैंक शाख की उपलब्धता का ऐसा दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो लोन लेने और बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि जो MCLTR का उद्देश्य क्या है। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा है। तो इसमें है C, अर्थात इसमें C क्या है, 1 और 2 दोनों सही है। तो ये जो दोनों दिया गया है दोनों सही है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक में मौद्रिक नीति के अंतर्गत एक वक्तव्य जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि मौद्रिक संचरण के लिए ऋण दरों के नीतिगत दरों में के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आरबीआई ने अपने प्रमुख दरों में कई बार कटौती कर चुकी जिससे ग्राहकों को फायदा पहुंच सके, परंतु व्यावसायिक बैंक जैसे कमर्शियल बैंक ब्याज दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं देते थे। जैसे कि जो भी आरबीआई ये मौद्रिक नीति तय करती थी उसके लिए ये कई बार ऐसा ब्याज दर जैसे व्यावसायिक मतलब कि कुछ व्यवसाय बैंक ब्याज दरों में कटौती का फायदा मतलब कि ये ऐसा आरबीआई करता था जिससे कि कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को फायदा दे, लेकिन ये नहीं करता था। तो इसके लिए इसके रेगुलेशन के लिए आरबीआई ने बैंकों की मनमानी पर लगाम लगाते हुए दिसंबर 2015 में ब्याज दर के परिकलन हेतु नई सीमांत निधि लागत जिसे मतलब मार्जिनल फंड कॉस्ट पद्धति के कुछ मतलब इसके लिए दिशा निर्देश तय किया गया जिसे ही MCLTR कहा जाता है। तो इसमें को हम लोग देख लिए कि इसमें जो है इसमें दोनों सही है और इसके लिए आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी किया है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि बेसल III समझौता या सरल शब्दों में बेसल III संबंधित क्या है, किससे संबंधित। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें बताना है। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे बैंकिंग सिस्टम में, तो बेसल III को हम लोग बेसल 1, 2, 3 इत्यादि को हम लोग 3 तक है उसको हम लोग जाने थे। तो हम लोग इससे हम लोग ध्यान वहाँ पे हम लोग को याद रखना है हर जगह। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला जैव विविधता संबंध लिखा है, दूसरा है बैंकिंग क्षेत्रों की वित्तीय और आर्थिक दबाव का सामना करने के लिए सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास, तीसरा ग्रीन हाउस, चौथा विकसित देशों के निर्धन देशों के प्रौद्योगिकी के अंतरण का प्रयास। तो इसमें जो है हम लोग पहले ही इसको समझ गए होंगे कि यह बैंकिंग क्षेत्र में मतलब जोखिम को कम करने के लिए इसको बैंकिंग क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए बेसल 1, 2, 3 इत्यादि को 3 को लाया गया, 1 को भी लाया गया उसके लिए। तो बैंकिंग से संबंधित है तो इसका आंसर बी होगा। ठीक, तो आगे इसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी सब प्राइम जैसे कि जो सब प्राइम्स आर्थिक संकट आया था जो 2008 में आया था अमेरिका में, तो उसके मतलब उस तरह के आगे घटना ना हो, जोखिम ना हो, इसके लिए बेसल III लाया गया। और जो बेसल III है यह बेसल III बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता का मानक है। इसके अंतर्गत बैंकों को अपने मुख्य पूंजी के स्तर को 31 मार्च 2019 तक जोखिम वाली संपत्तियों के 7% तक लाना है। इसके अंतर्गत ये दिशा निर्देश तय किया गया है कि जोखिम वाली संपत्ति मतलब 7% तक लाना है। ठीक, तो ये है जिसे भारत में यह पूर्णतः 31 मार्च 2018 तक लागू किया जाएगा। तो ये हमारा बेसल III रहा, भारत में इसे
2018 तक 31 मार्च 2018 तक अपनाने की बात कही जा रही है। हम लोग आगे देख रहे हैं एसएलआर भी हम लोग बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यह जैसे देखते हैं, जब भारतीय रिजर्व बैंक सामूहिक नकदी अनुपात एसएलआर को 50 आधार अंक बेसिक पॉइंट कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने के सम अगर एसएलआर, जैसे कि एसएलआर कौन तय करता है? हमारा आरबीआई। तो एसएलआर वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल बैंकों के लिए होता है। तो एसएलआर अगर 50% पॉइंट कम कर देगा तो क्या होगा? तो इसमें विभिन्न जो है ABCD दिया गया है, तो हम लोग इसको देख लेंगे। जैसे भारत की जीडीपी विकास दर की प्रबलता में वृद्धि होगी, विदेशी संस्थागत निवेश हमारे देश में और अधिक पूंजी लगाएंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने के लिए दर घटा सकते हैं, इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता की कमी आएगी। तो इसका आंसर होगा सी, अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अपने उधार देने के दर को घटा सकते हैं। जैसे कि आप लोग ध्यान रिमाइंड करना चाहिए कि जो एसएलआर है, ये बैंक अपने आप पास रखती है। 24 से 25% इसका जो टोटल उनका अमाउंट होता है उसका 24 से 25% रखना होता है। तो अगर उसके कम कर देगा, अगर आरबीआई क्या कहता है कि उसको कम कर देता है कि आपको इतना रखना है, मतलब कि जैसे कि अगर कह दे कि आपको सिर्फ 15% रखना है, 10% रखना है, तो क्या होगा? उनका जो जैसे कि उनकी जैसे 100 है तो उसमें अगर 15%, तो उनके पास कितना हो गया? 85% जो पैसे हैं वो किसी वित्तीय लेन देन कर सकते हैं, तो उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा, उधार जैसे कि जो ब्याज दर है उसको घटा सकता है, और इससे जो मतलब ग्राहक है ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते हैं। तो ये हमारा एसएलआर है, इसके टर्म्स को याद रखेंगे हम लोग। जैसे कि इसमें लिखा है कि सामूहिक नकदी अनुपात धन का वह भाग होता है जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चुनी हुई प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। तो वही मतलब मोटा मोटा वही हम लोग जैसे कि जो पढ़े थे उसको ध्यान में रखेंगे, और इसको आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, सरकार की संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें पहला दिया है, भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना। दूसरा, स्वर्ण और आभूषणों के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना। तीसरा है, स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सी सही है। इसमें से सी सही है, मतलब 1 और 3। इससे क्या होगा, जो स्वर्ण बॉन्ड योजना है SGB है, BS है, उसका भारत में जैसे कि जो निष्क्रिय पड़े लोग घरों में स्वर्ण रखते हैं उसको बाहर लाना, अर्थव्यवस्था में लाना। और है कि तीसरा है स्वर्ण, जैसे कि क्या होता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सोने की खपत होता है, विदेशों से मंगाया जाता है, तो उसके खपत में कमी लानी है। तो इसमें यहाँ पे यही मतलब कि दिया गया स्वर्ण बॉन्ड योजना और स्वर्ण मोदी का मतलब कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी का मुद्रीकरण योजना घोषणा इस 2015-16 में की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस योजना से सोने की मांग में कमी आएगी और प्रतिवर्ष 300 टन सोने की छड़ और सिक्के की खरीदारी के लिए किए जाने वाले निवेश स्वर्ण बॉन्ड में लाया जा सकेगा। तो ये रहा हमारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, इसके बारे में हम लोग जान लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम लोग देख रहे हैं जोखिम पूंजी क्या होता है। तो ये उद्योगों के उपलब्ध कराई गई अल्पकालिक पूंजी, नए उद्यमियों के लिए उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन पूंजी, उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियाँ, उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियाँ। तो इसमें क्या है, यह इसमें बी है, मतलब कि नए उद्यमियों के लिए उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी जो होता है वो जोखिम पूंजी होता है। तो इसमें जब कोई, जैसे कि हम लोग देख लें कि जोखिम पूंजी क्या होता है, तो जब कोई उद्यमी बाजार में प्रथम बार प्रवेश करता था तो उसके अपने उद्यम मतलब कि कंपनी के लिए जो भी इंडस्ट्री है के लिए प्रारंभिक पूंजी निवेश करता है, कंपनियों से दीर्घकालीन के लिए प्राप्त करता है। तो
इस प्रकार की पूंजी डूबने की संभावना अधिक रहती है। तो इसे जोखिम, जैसे प्रारंभ में लेगा तो ये क्या पता फैक्ट्री चले कि नहीं चले, तो ये दीर्घकाल के लिए होता है। जब कंपनी अपना मुनाफा कमा ले तो ये एक रिस्की होता है, तो इसलिए से जोखिम पूंजी कहा गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं जैसे बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधा प्राप्त होती हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं यह बैंक साथी जो है यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती है। आहरण मतलब विथड्रॉल। तो जैसे कि हम लोग पैसा निकालते हैं वो उसे विथड्रॉल कहते हैं। तो यह ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती है। तो इसमें से देख ली कि इस बैंक साथी का क्या कार्य है। इसमें सी है, मतलब कि दोनों सही है। ठीक, यह गांव में अपने जैसे कि लाभार्थी को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त सहायता सामाजिक सुरक्षा का लाभ देती है, और दूसरा यह धनराशि जमा करने व निकालने मतलब जमा करने निकालने योग्य बनाती है। इसके बारे में और देख लेते हैं। जैसे कि स्वाभिमान अभियान के तहत बैंक साथी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में यह ग्रामीण लोगों और बैंकों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करती है। यह दूरस्थ इलाकों में लाभार्थी धनराशि जमा करने व आहरण मतलब यहाँ पे लिखा है विथड्रॉल करने योग्य बनाते हैं। साथ ही सरकारी सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा लाभ सीधे गांव में उनके खाते द्वारा प्रदान किया जाता है। ये हमारा है बैंक साथी, इसके ये कार्य हैं, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और स्वाभिमान अभियान को जान लें। स्वाभिमान अभियान 2010 मतलब कि 11 में आया था, और इसका उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया था। और इसके उद्देश्य जो है बैंकिंग सुविधाओं को देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना, जहां ऐसी सुविधाओं का अभाव हो। जैसे दूर दराज क्षेत्र है वहाँ पे बैंकिंग जो बैंक्स हैं वहाँ पे स्थापित नहीं है, तो उसके लिए वहाँ तक के बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराती है साथी बैंक। ये हमारा क्वेश्चन रहा। आगे हम लोग देख रहे हैं किस अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह उसका परिणाम क्या होगा। अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ जाएगा, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था के निवेश व्यय को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। अगर ब्याज दर घटा दिया जाता है तो इसका हम देखें इसका आंसर होगा सी, अर्थात अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। जैसे कि अगर हम ब्याज दर कम कर दिए तो ज़्यादातर निवेश होने की संभावना रहती है, निवेश लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। दोनों एक दूसरे के जैसे कि एक दूसरे के विपरीत हैं, और बाजार में घटित होने वाली यह साधारण आर्थिक क्रिया है। ब्याज दर घटने के कारण मुद्रास्फीति के लिए बाजारों में उद्यमियों मतलब कि जो उद्यमी होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और जिसमें बाजार की उत्पादन क्रिया में वृद्धि हो जाती है तथा आर्थिक उत्पादन अधिक निवेश व्यय के कारण संभव हो पाता है। तो निवेश अगर ब्याज दर कम कर दिया जाता है तो इससे निवेश बढ़ जाएगा। ठीक, और निवेश बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा। आगे हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामूहिक कारक, देखिए यहाँ पे फिर SLR को यहाँ पे दे दिया है, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसको SLR CRR बैंक रेट रेपो रेट इत्यादि को बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको मतलब इसको विभिन्न बारीकियों के साथ याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इसके उद्देश्य क्या हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन हम लोग जैसे केंद्रीय बैंक
बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करता है। बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखता है। व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने के रोकता है। बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष नकदी वॉल्ट कैश रखने के बाध्य करता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो बी सही है, बी अर्थात 1 और 2। ऊपर 1 और 2 सही है। इसके बारे में और जान लेते हैं। सॉरी, सांविधिक आरक्षित आवश्यकता तरलता प्रबंधन के प्रयोजन के लिए एक मौद्रिक नीति साधन है। इसका उद्देश्य बैंकों में जनता की जमा राशियों को पूर्ण सुरक्षा, जैसे कि SLR क्यों रखवाता आरबीआई, क्योंकि जैसे कि अगर किसी भी अगर परिस्थिति है, अगर किसी भी कारणवश अगर वित्तीय संस्था बैंक्स क्या होती हैं कि उनका मतलब कि एक लॉस में जाने लगती हैं, तो क्या होगा कि इस तरह से जो जनता है परेशान हो जाएगी। लेकिन जो SLR है अगर वो उसके पास सुरक्षित रहते हैं तो इसे जनता के हैं वो विश्वास बनी रहेगी और उनके पैसे लौटाए जा सकेंगे। इसलिए SLR को RBI द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों पे लागू किया जाता है। हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित तरल संपत्तियों पे विचार कीजिए, जैसे कि जो तरल संपत्तियां हैं कि किसे कर सकते हैं। तो इसमें दिया है बैंक के पास जमा, दूसरा बैंकों के पास सावधि जमा, बैंकों के पास बचत जमा, करेंसी। तो इसमें से कौन सा है? मतलब सबसे इसको घटते हुए क्रम में लगाना है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन, उसके बाद। तो इसमें है कि डी सही है। तो 4 यानी करेंसी, उसके बाद बैंकों के पास जमा, उसके बाद बैंकों के पास बचत और फिर बैंकों के पास सावधि जमा। इसका 4 सही है, डी सही है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि तरलता से लिक्विडिटी से अभिप्राय जो है जमा के बदले नकद मुद्रा क्रेडिट कंट्रोल देने की क्षमता से है। बैंक का अस्तित्व जनता के विश्वास पर निर्भर करता है और जनता का विश्वास इस बात पर आधारित होता है कि बैंक में जमा को नगद, जैसे कि जो ये लिक्विडिटी है कि लिक्विडिटी से संबंधित अगर कोई भी अगर पैसा दें, अगर हमारे पास रुपया है, अगर 10 का 100 का नोट है, तो अगर उसे मार्केट में हम देते हैं तो क्या होगा, सीधे हमें तुरंत उससे कोई भी सामान हम खरीद सकते हैं। वही तो इसमें है कि लिक्विडिटी, इसीलिए इसमें करेंसी को सबसे ज़्यादा लिक्विड बताया गया है, इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा बताई गई है। तो यही है आपका तरल संपत्ति, इसके विभिन्न क्रम हैं। जैसे कि इसमें देखिए बैंकों का सर्वाधिक तरल मतलब साधारण नकद कुछ होता है। तो इसके बाद जमाओं के स्थान आता है, क्योंकि इनकी मांग पर बैंक को तुरंत देना पड़ता है। इसके पश्चात बचत जमाएं तथा सावधि जमाएं आती हैं। तो हम लोग इसको देख लिए। तो हम लोग आज हम लोग इतना ही करेंगे। एक क्वेश्चन रह गया, उसको देख लेते हैं। जैसे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है कि यह नीति आयोग का एक अंग है। दूसरा है संघ और वित्त मंत्री, किसका लिखें आप, इसका होना चाहिए, इसका प्रमुख होता है। ये तीसरा है यह अर्थव्यवस्था के समष्टि संवेग मैक्रो प्रेडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण मतलब मॉनिटरिंग करता है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से देख लेते हैं, इसमें से सी सही है। तो सी कौन सा है? 2 और 3, अर्थात संघ और वित्त मंत्री जो FSDC होता है, संघ और वित्त मंत्री, इसका प्रमुख होता है। और फिर इसका जो ये दूसरा, यह अर्थव्यवस्था के संशिष्ट मतलब मैक्रो प्रेडेंशियल पर्यवेक्षण का मॉनिटरिंग करता है। ये दोनों सही है, मतलब इसका सी सही है। तो जैसे कि जो FSDC है, इसको बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना के लिए रघुनाथन समिति ने 2008 में रिपोर्ट अनुशंसा मतलब कि अपनी राय दी थी, सिफारिश की थी, और 2010 में इसको स्थापित कर लिया गया वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी द्वारा। तो ये हमारा, और इसका प्रमुख वही वित्त मंत्री होता है।
और इसका जो प्रमुख कार्य होता है स्थिरता को बनाए रखने के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र को विकास करना भी है। यह तो हम लोग इसके बारे में जान लिए कि FSDC क्या है, और भी कई क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं जो बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है। आगे हम लोग जैसे कि जो भी चैप्टर हो जाएगा उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम लोग देख लेंगे, जिससे कि हम लोग को ये पता चलेगा कि मतलब कि पिछले बार क्या आया था और हम लोग उस तरह की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, और उसको ज़्यादा फोकस में आ जाएगा और ज़्यादा याद रहेगा। तो इसलिए आज मैंने मतलब इस क्वेश्चन MCQ को लाया। और कृपया अपने विचार और अपने जो भी है राय अपनी राय आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि और भी बेहतर तरीके से हम कैसे करें, अपना कमेंट भेजिएगा। और इस तरह से हम लोग इकोनॉमी के आगे भी जैसे इन्फ्लेशन हम लोग ख़त्म हो गया है, आगे उसके हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।